कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी ये दिया है, बिहार दरोगा का एक तो वैकेंसी आ चुकी है जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का आया है। साथ ही बहुत जल्द आपको बिहार पुलिस दरोगा सब इंस्पेक्टर की बहाली बहुत जल्द आने वाली है। लगभग 2000 पदों की बहाली आएगी। साथ ही वर्तमान में बिहार शिक्षक नियमावली भी जारी हो गया है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि आज, हालांकि एक क्लास में पूरा होने का चीज़ नहीं है, 2 या 3 सीरीज आएंगी इसकी, तो मैं चाहूँगा कि लाइट पे फोकस करें। लाइट से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हम चाहेंगे कि उसका सबसे पहले बेसिक, और बाद के क्लास में, बाद के वीडियो में मैं इसके ऑब्जेक्टिव पर भी बात करूंगा। तो मैं चलता हूं सबसे पहले लाइट पे। लाइट देखते हैं कि सबसे पहले प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि बाद के अध्ययन में कई तरह से इसकी दोहरी प्रवृत्ति भी पाई गई है, दोहरी प्रकृति होती है, कुछ तरंग सिद्धांत के आधार पर और कुछ कणिका सिद्धांत, कणिका मॉडल भी दिया गया है, तो उस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे। सिंपली पहले हम चलते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह इसका अपना स्पीड होता है, एक अपने स्पीड से चलता है। प्रकाश की स्पीड जो होती है लगभग, पूर्णतः तो नहीं, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। या फिर उसका एग्जैक्ट मान 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हम आते हैं बारी बारी से, जितने बिंदु यहाँ ये है इस सभी पे डिस्कशन होगा। मैं आज चलता हूँ इसमें। सबसे पहले ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है ये आपका 390, या इसको आप 400 कर सकते हैं, 390 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है तरंगदैर्घ्य परिसर। इसमें हम देखते हैं कि हम जो किसी भी चीज को देखते हैं वे सफेद किरण होती है, सफेद लाइट। हालांकि ये सफेद किरण जो होती है कई मेनली 7 प्रकाश तरंगों के मिलने से, 7 कलर के तरंगों के मिलने से ये सफेद या श्वेत किरण का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं उसका तरंगदैर्घ्य परिसर भी है, वो तरंगदैर्घ्य परिसर में बटा हुआ है। ये 7 किरण जो है, 7 जो है स्पेक्ट्रम, 7 कलर जो है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं VIDGYOR, या हिंदी में भी लिखते हैं तो ये होता है, ये टोटल 7 कलर्स हैं। ये 7 कलर्स का मिक्सचर, ये 7 कलर का मिक्सचर ही सफेद किरण होता है, सफेद लाइट होता है। इस 7 किरण में आपका वायलेट, इंडिगो, ये हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यदि इसको तरंगदैर्घ्य परिसर के रूप में हम यदि देखेंगे तो उसका सीरीज यही होता है। हिंदी में यदि करेंगे तो वैजानी पीनाव मीन्स वैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, उसके अलावा नारंगी और लाल। ये जो है इसका ये 7 कलर है। इन 7 कलर के मिक्सचर से ही हमारा जो रंग ये होता है वो सफेद कलर होता है। इन 7 के मिल जाने से सफेद किरण प्राप्त होता है। इसको यदि हम एक सफेद किरण को एक स्पेक्ट्रम से गुजारें तो स्पेक्ट्रम से गुजारने के बाद ये विभिन्न कलर्स, यदि हम इसको एक सफेद किरण से गुजारें तो ये 7 कलर विभिन्न कलरों में विभक्त हो जाता है और सभी का विक्षेपण जो होता है वो अलग अलग होता है। सभी का विक्षेपण अलग अलग एंगल से होता है, जिसमें सबसे कम विक्षेपण यदि देखेंगे तो ये रेड कलर का होता है, और सबसे अधिक यदि हम देखेंगे तो ये वायलेट का होता है। और इसी क्रम में ये विक्षेपण होता है, यानी सबसे अधिक
विक्षेपण का मतलब होता है कोई भी किरण अपनी राह से मुड़ जाना, अपनी दिशा से भटक जाना। ये एक सफेद किरण इस स्पेक्ट्रम पे यहाँ पड़ रहा है, लेकिन यहाँ आकर के वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। यदि ये अपने सीधे रास्ते में निकलता तो ये ऐसे निकलता, लेकिन हम देख रहे हैं एक तो यहाँ से एक सफेद किरण आई है। हालांकि मैंने पहले ही चर्चा किया है कि ये सफेद किरण जो है 7 रंगों का मिश्रण है। इसमें कुल 7 कलर्स मिले हुए हैं। इन 7 कलर के मिलने से ये सफेद किरण का निर्माण हुआ है। स्पेक्ट्रम पे आने पर ये सातों किरण 7 अपनी दिशाएं में मुड़ जाती हैं, जिसमें सबसे कम रेड कलर की जो रेज होती है, रेड रेज जो होती है वो सबसे कम विक्षेपित होती है, और क्रमशः सबसे ज्यादा वायलेट जो होती है यानी बैगनी कलर की किरण जो होती है वो सबसे ज्यादा विक्षेपित हो जाती है। ये प्रकाश के रंग की गुण है कि कौन से किरण, यदि पूछता है ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है कि सबसे कम या सिंपल, खतरे की निशानी जो होती है, खतरे का सिंबल जो होता है रेड कलर से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो चूंकि इसमें विक्षेपण सबसे कम है और विक्षेपण कम होने के कारण उसकी दृष्टि क्षमता जो होती है अधिक दूरी तक होती है, इसलिए इसका जो हमारा जो डेंजर का निशान जो होता है वो रेड कलर से किया जाता है। अब आते हैं इसमें जो कलर्स हैं उसको हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक प्राथमिक कलर और दूसरा सेकेंडरी कलर, द्वितीयक कलर। प्राथमिक कलर में प्राथमिक रंग जो होता है इसके अंतर्गत 3 रंग को रखा गया है। नीला, हरा और लाल, इन 3 कलर को हम प्राथमिक कलर कहते हैं। प्राथमिक कलर उन कलर को कहते हैं जिन कलर को आपस में मिलाने से सफेद कलर का निर्माण हो जाए, उसको प्राथमिक कलर कहते हैं। और इसके अलावे जो कलर बचता है उसको द्वितीयक कलर कहा जाता है। तो नीला, हरा और लाल, यदि 3 प्रकाश किरणें को ही केवल मिला दे तो सफेद किरण का निर्माण हो जाता है। तो नीला, हरा, लाल मिलकर के, इसलिए इन कलर को प्राथमिक कलर कहते हैं। इसके अलावे जो बचते हैं उसको द्वितीयक कलर या सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग कहा जाता है। हमको ये याद रखना है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कि प्राथमिक कलर कौन है। प्राथमिक कलर नीला, हरा और लाल को प्राथमिक कलर कहते हैं। ये प्राथमिक कलर पे आते हैं, इसका एक वर्ण स्पेक्ट्रम होता है जिसके तहत एक वर्ण ट्रायंगल होता है, जिसके तहत इसको हम समझ सकते हैं, इसको कहते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम या वर्ण ट्रायंगल, वर्ण त्रिभुज। ये वर्ण स्पेक्ट्रम जो है यदि हम मानते हैं हम एक ट्रायंगल का निर्माण किए सिंपली, ट्रायंगल में ऊपर में, ट्रायंगल के ऊपरी भाग में लाल, बाएं भाग में हरा और दाएं भाग में नीला रखते हैं। इसका सिंपल समझाने का यह मतलब है कि यहां से कोई कलर ये लास्टली सफेद बनेगा, क्योंकि तीनों कलर का जब मिश्रण होता है तो सफेद बनता है। जैसे ये समझाने का ट्रायंगल जो है वर्ण त्रिभुज ये बताता है कि लाल और हरा, यदि इन 2 कलर को मिलाया जाए तो पीला कलर का निर्माण होगा। यदि लाल और हरा 2 कलर को हम मिक्स करें आपस में तो ये पीला कलर का निर्माण करता है। यदि लाल और नीला को आपस में मिलाएं तो मैजेंटा का निर्माण होता है। यदि हरा और नीला इस दोनों को मिलावे तो श्याम कलर होता है। श्याम कलर का मतलब हरा और नीले दोनों का मिश्रण। पीला जो होता है वो लाल और हरा का मिश्रण होता है, मैजेंटा जो होता है लाल और नीला का मिश्रण होता है। यदि इन तीनों को मिला दे तो आपस में ये मिलकर के सफेद कलर का निर्माण कर लेता है। ये वर्ण त्रिभुज जो है हमारा ये डिनोट करता है कि किस कलर को मिलाएंगे आपस में तो कैसा बनेगा। इसके अलावे जो बचते हैं जो कलर, इस 3 के अलावे ये तीनों मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा।
तो ये तीनों, इसीलिए इन तीनों को प्राथमिक कलर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक कलर, हाँ, ये है कि हमारी जो व्यवहारिक दृष्टि है, यानी हमारे व्यवहारिक जीवन में यदि इन दो कलर को मिलाए तो एग्जैक्ट पीला नहीं, पीला से थोड़ा सा आगे पीछे बनता है। ऐसा इसलिए बनता है कि जो मार्केट में कलर अवेलेबल होता है, जो बाजार में कलर रंग अवेलेबल है, उसमें अशुद्धि मिली हुई होती है। अशुद्धि मिलने के कारण उसका कलर अपने मूल कलर से डेविएट हो जाता है, जिसके कारण लाल और हरा को यदि हम व्यवहारिक जीवन में मिलाए तो ठीक पीला नहीं मिलेगा, पीला से थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि व्यवहारिक जीवन में यदि हम इन वर्ण त्रिभुज का ये जो प्रॉपर्टीज है वो प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर सिंपली होगा कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाले रंगों में अशुद्धियां मिली होती है, जिसके कारण उसका एग्जैक्ट रंग प्राप्त नहीं किया जाता है। आते हैं स्पीड ऑफ लाइट पे, यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जैसा हम पहले भी चर्चा किए हैं, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे इसकी सबसे अधिक चाल प्रकाश बिना माध्यम के भी गति करती है, बिना माध्यम के भी गमन ये कर सकती है। इसकी सबसे अधिक चाल निर्वात वैक्यूम में होती है, तो वैक्यूम में इसकी चाल 2.99 इंटू 3⁸ मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसी को यह लगभग बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। यदि आपके ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो आपको उसको लेना है। यदि एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। (2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम लेते हैं पानी में, दूसरा कांच में प्रकाश की चाल। ये आपका कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये ध्यान रखने की बात है, कांच के मुकाबले पानी में अधिक तेज चलता है और पानी के मुकाबले निर्वात में अधिक तेज चलता है। ये प्रकाश की चाल है। इसके बाद आते हैं सूर्य तथा चंद्रमा से। एक तो अब आते हैं प्रदीप्त वस्तु। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें खुद का प्रकाश होता है, उसको प्रदीप्त वस्तु कही जाती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं जो होती है तीन तरह की, 3 कैटेगरी में वस्तु को बांटा गया है: प्रदीप्त, अप्रदीप्त और साथ में पारदर्शक। लुमिनस, नॉन लुमिनस और ट्रांसपेरेंट। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं जिसमें खुद का प्रकाश हो, जैसे तारे, जैसे बिजली का बल्ब, मोमबत्ती। इनमें खुद का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से चमकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसमें खुद का प्रकाश नहीं है, वो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जितने प्रतिदीप्त वस्तु है उसको छोड़ करके रेस्ट जो भी वस्तु है धरती पर, उनमें खुद का प्रकाश नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश से या फिर मोमबत्ती के प्रकाश से या विद्युत बल्ब के प्रकाश से वस्तु पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और तब जाकर के वो हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए वैसी वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिससे होकर के प्रकाश गमन कर जाती है, उस वस्तु पर पड़ती है
कुछ मात्रा में परावर्तित होती है और अधिकांश मात्रा में उसको चीर कर आगे निकल जाती है। वैसी वस्तुएं जिसको प्रकाश चीर कर आगे निकल जाती है वैसी वस्तुओं को पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रतिदीप्त वस्तु या अप्रतिदीप्त वस्तु है और पारदर्शक वस्तु है, इसमें से कुछ वस्तुएं जैसे कोई भी कलर पर हम आते हैं, किसी भी वस्तु का कलर क्यों दिखाई पड़ता है। कोई भी वस्तु है हम देखते हैं, कहते हैं कि ये लाल कलर है या ये हरे कलर का है या ये काला है या ये उजला है, तो उसका रीजन क्या है ये पूछता भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु का रंग क्वेश्चन पूछता भी है, किसी वस्तु का रंग किस पर निर्धारित होता है। तो हम जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया था कि 7 किरणों के प्रकाश को श्वेत किरण, 7 किरणों के मिलने से श्वेत किरण का निर्माण होता है और इनमें से किसी भी वस्तु पर ये जो हमारे सूर्य से आती रोशनी है उसमें 7 कलर का मिश्रण है। किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं या तो बल्ब की रोशनी में या सूर्य की रोशनी में देख पाते हैं या फिर अन्य भी जैसे मोमबत्ती की रोशनी, तो उससे श्वेत किरण निकलती है, अर्थात उनमें उन 7 कलर का मिश्रण होता है। कोई भी वस्तु में गुण होता है, किसी भी वस्तु में, इस विश्व की कोई भी वस्तु है उसमें यह गुण होता है कि वह उसमें से कुछ कलर को ऑब्जर्व कर ले या सभी कलरों को ऑब्जर्व कर ले या सभी कलरों को परावर्तित कर दे। जो वस्तु जिस कलर को परावर्तित कर देती है हमको उस वस्तु का कलर वही कलर नजर आता है। इसका यह मतलब, ये हमारा शर्ट यदि आपको ब्लू दिख रहा है, इसका यह मतलब है कि उन 7 कलरों में से 6 कलर को इसने ऑब्जर्व कर लिया है और एकमात्र ब्लू कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे पड़ रहा है, जिसके कारण ये ब्लैक, जिसके कारण ये ब्लू दिख रहा है। यदि रेड दिख रहा है तो रेड का भी वही रीजन है कि 7 कलर्स में से रेड को छोड़ के रेस्ट सभी को अवशोषित कर लिया और रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए आपको रेड दिख रहा है। अब आती है बात श्वेत पे। यदि कोई भी वस्तु व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब उस पे पड़ने वाले, उस पे सफेद किरण पड़ रहा था, इट मींस 7 कलर्स उस पर पड़ रहा था, 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो वस्तु हमको सफेद दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। यदि किसी वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, सफेद किरण पड़ रही है और वो 7 कलर को अवशोषित कर ले, इसका मतलब है वो वस्तु हमको ब्लैक दिखेगा। ये हुआ 7 कलर्स का। अब आते हैं हम चंद्रमा से या सूर्य से। सूर्य में तो अपनी सूर्य एक तारा है, सूर्य में अपना खुद का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो हमको कितने मिनट में, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने मिनटों में पहुंचता है, कितने सेकंडों में पहुंचता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा को खुद का रोशनी तो है नहीं, सूर्य से पड़ने वाली किरणें चंद्रमा पर पड़ी और चंद्रमा हमको इसलिए दिख रहा है कि चंद्रमा, हम अभी चर्चा किए कि कोई भी वस्तु हमको इसलिए दिखती है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से पड़ने वाले लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक आ रहा है। तो चंद्रमा हमको तभी दिखता है जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़े और वहां से परावर्तित प्रकाश जो है वो हमारे आंखों पर पड़े। तो हम देखते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से प्रकाश को धरती तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? यह 500 सेकेंड। यदि इसको मिनट में यदि पूछेगा तो आप जानते हैं कि 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 से भाग दीजिए 500 सेकेंड, इसका मतलब 8 मिनट और लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि सूर्य से आती किरणें धरती तक कितने समय में पहुंच पाती है, तो 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। इसी तरह से चंद्रमा से आने वाली किरणें, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगती है, इतनी समय लगती है। ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब आते हैं कि प्रकाश जब गमन करती है तो उसमें उसका अपना वेवलेंथ होता है, उसी तरह उसकी आवृत्ति होती है, उसका स्पीड होता है, ये तीन उसमें फैक्टर होते हैं। उसका तरंगदैर्घ्य, जो आप यदि तरंग चक्र पढ़िएगा उसमें तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति पर विशेष फोकस होगा, उसमें बताया भी गया है। तरंगदैर्घ्य, उसकी आवृत्ति और उसका अपना चाल होता है। तो क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे जहां से प्रकाश सूर्य की किरणें जो आती हैं तो सबसे पहले तो निर्वात वैक्यूम होता है जहां हवा भी मौजूद नहीं होता है। वैक्यूम से वो हवा में प्रवेश करती है, हवा में प्रवेश करके आगे अन्य ऑब्जेक्ट जो होती है, यदि बीच में जलवाष्प है, जलवाष्प में, या फिर कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, कांच के टुकड़ा में प्रवेश करती है। तो विभिन्न माध्यमों में इसके पूछता ये है प्रतियोगिता परीक्षा में कि विभिन्न माध्यम में इन तीनों में से कौन सा, ऑप्शन में आपका यही रहेगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का चाल, इसमें से कौन चेंज हो जाता है, कौन नहीं चेंज होता है। जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, चाल और आवृत्ति में से कौन बदल जाता है, कौन नहीं बदलता है। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलती है, बाद बाकी तरंगदैर्घ्य है, चाल है, ये माध्यम बदलने के साथ साथ वो चेंज हो जाता है। यानी प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रकाश की। जैसे पहले भी चर्चा की है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति है। दोहरी प्रवृत्ति क्या है? प्रकाश, जैसे हम प्रकाश का चर्चा जब कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि प्रकाश में एक कणिका, प्रकाश का एक कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, दूसरा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रकाश तरंग का जो गुण होता है वो गुण भी है, दूसरा कण की भी प्रकृति उसमें पाई जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत जो है वो दकार्ते नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1637 ईस्वी में दिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया कि एक कण के माध्यम से प्रकाश जो गमन करती है वो एक कण के माध्यम से गमन करती है। दूसरा एक फैक्टर है जो कहता है कि तरंग सिद्धांत, यानी एक तरंग के रूप में इसका गमन हो, एक संचरण जो होता है, प्रकाश का संचरण जो होता है वो एक तरंग के रूप में होता है। ये सिद्धांत आपके हाइगन्स ने 1678 ईस्वी में दिया। इसके आधार पर यह पूछता है कि तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश का कौन से गुण को रिफ्लेक्ट, कौन से गुण को प्रदर्शित करता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन आप पढ़े होंगे पहले। परावर्तन का मतलब होता है, सबसे पहले यहां तो ये जान लीजिए कि तरंग सिद्धांत जो है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत उसके परावर्तन एवं अपवर्तन को प्रदर्शित करती है। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत या प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के गुण को किस सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपका ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत उसके परावर्तन एवं अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। परावर्तन कहते हैं, परावर्तन और अपवर्तन में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये है कि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आई, यदि अपने पथ से डेविएट होकर पुनः उसी डायरेक्शन में मुड़ गई तो उसको परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से गुजर रही हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है जिससे टकराकर पुनः उसी दिशा में, चाहे वो डेविएट होते हुए हो, अपने पथ पर हो, उसी दिशा में पुनः लौट गई तो उसको परावर्तन। जबकि प्रकाश की किरणें इस माध्यम को चीरते हुए डेविएट होकर के या सीधी यदि निकल जाए
ये डेविएशन के साथ यदि निकले तो इसको अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन प्रकाश के तरंग सिद्धांत परावर्तन एवं अपवर्तन को प्रदर्शित करती है। एक उसके बाद 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत के में ये कहा गया कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करती है, जिससे क्वांटम कहा गया। उस बंडल को क्वांटम या फोटोन कहा गया। यानी प्रकाश जो है एक बंडल के रूप में गमन करती है, जिसको क्वांटम या फोटोन कहा गया। नेक्स्ट है परावर्तन पे आते हैं। जैसे हमने परावर्तन बताया कि परावर्तन जो होता है एक दिशा से आती प्रकाश को पुनः उसी दिशा में मोड़ देने की कला को परावर्तन कहते हैं। जैसे मानते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा कोई चमकीला ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा प्रकाश जिस दिशा से आ रहा था, इसके ये राइट साइड में है। यदि इस राइट साइड से ये प्रकाश की किरण आ रही है तो पुनः इसको अपने लेफ्ट साइड इंटर नहीं करके पुनः अपने राइट साइड में ही इसको मोड़ दे, किसी एक खास एंगल से मोड़ दे, तो उसको परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। ये नियम कहता है कि सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट, किसी परावर्तित, किसी रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट द्वारा प्रकाश की आती किरणें को पुनः उसी दिशा में मोड़ देना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का नियम है कि जिस ऑब्जेक्ट पे प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण यहां से लौट रही है, इस ऑब्जेक्ट से लौट रही है, इस लौट की किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। यह आपतित किरण जिस बिंदु पर हमारे इस ऑब्जेक्ट से मिल रही है, उस ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक सीधी रेखा हम खींचते हैं। इस रेखा को अभिलंब बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, जिस बिंदु से परावर्तित हो रही है, उस बिंदु पर इस ऑब्जेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींची गई लाइन को अभिलंब बोलते हैं। अब नियम यह कहता है कि एक चीज और, इस आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो होता है ये एंगल यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। साथ ही इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, इसको लिख के डिनोट करते हैं। तो अब नियम कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दूसरा, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, यानी आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। यह नियम कहता है, परावर्तन का यही दो नियम है कि एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दोनों का मान बराबर होता है। साथ ही आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होगा। ऐसा नहीं कि आपतन बिंदु यहाँ है, अभिलंब हम यहाँ खींच लेंगे और परावर्तन यहाँ से होगा, ऐसा नहीं, ये तीनों हमेशा एक ही बिंदु पर होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है, अब होता है प्लेन मिरर। हम देखते हैं कि प्लेन मिरर, सबसे पहले मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कांच का बना ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चमकीला हो और किरण को परावर्तित करने की क्षमता रखता हो, वही उसी को हम मिरर कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दर्पण में हम जानते हैं कि दर्पण जो होता है, दर्पण मेनली दो तरह के दर्पण माने जाते हैं। दो तरह के दर्पण में एक होगा प्लेन मिरर या समतल दर्पण, और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये दो तरह का, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अभी हम वो नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करेंगे। अभी हम समतल दर्पण पर करते हुए इसको कंक्लूड कर देंगे। समतल दर्पण होता है कांच का वह टुकड़ा जिसका, कोई कांच है, कांच का वह टुकड़ा जिसकी वक्रता अनंत हो, मीन्स वो सीधा स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का कांच के टुकड़ा में और दर्पण में अंतर यह होता है कि कांच एक पारदर्शक पदार्थ है, लेकिन उसकी एक सतह को यदि हम कलई कर दें, एक सतह को यदि हम पेंट कर दें, तो यह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने से होकर गुजरना, उसका संचलन बंद कर देता है, जिसके कारण प्रकाश एक तरफ से इधर से यदि आती है तो इधर ही परावर्तित होकर चली जाती है। तो ये एक दर्पण का निर्माण करती है, और ऐसे दर्पण को आप समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। आभासी का मतलब यह होता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का यह मतलब, इस वस्तु से, इस ऑब्जेक्ट से आती प्रकाश की किरणें, सूर्य से इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और यहाँ से परावर्तित प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ रही हैं। दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, इसका मतलब इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ रही हैं, वो परावर्तित होकर के आपके आंख पर पड़ रही है, जिसके कारण ये इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब के निर्माण में ये डिपेंड करता है कि वो प्रकाश की किरणें वास्तव में कट रही हैं या कटती हुई प्रतीत हो रही है। यदि वास्तव में परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में कट रही है तो एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि वो प्रतिबिंब का निर्माण, यदि वो कटते हुए प्रतीत हो रही है, वास्तव में कट नहीं रही है, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसका फिगर कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब, पर्दे पर जो प्राप्त किया जाता है वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है या आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है या इमेजिनरी इमेज है। तो रियल इमेज को ही हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इमेजिनरी इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो हमारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है। तो ये तो जानते हैं कि हमेशा सीधा और हमेशा आभासी बनता है, लेकिन इसके अलावा अन्य भी कई फैक्टर्स हैं। जैसे दो प्लेन मिरर है, इसका इधर से कलेक्ट कर दें और एक और प्लेन मिरर इधर से कलेक्ट कर दें, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इस बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, अब पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट के कितने मिरर, कितने इमेजेस बनेंगे, इस बिंब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस मिरर में और इस मिरर में मिलाकर के कितने इमेज बनेंगे। तो आप देखिए इस जो आपका बिंब है, ये जो वस्तु है, इसका सबसे पहले तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा और इधर से इसमें भी बनेगा।
अब देखिए चूंकि सामने सामने ये दोनों क्या है, समानांतर दर्पण है, दोनों समानांतर दर्पण है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि एक तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, फिर इस मिरर में जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो इसका फिगर यहाँ बनेगा, इसका फिगर वहां बनेगा। इस तरह से यह क्रिया अनंत इन्फिनिटिव टाइम रिपीट होगी, जिसके कारण इसके कुल अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी इनफाइनाइट टाइम इसका इमेज बनेगा। तो याद रखना है दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का अनगिनत प्रतिबिंब, असंख्य प्रतिबिंब या अनंत प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह से अब देगा कि यदि दो समतल दर्पण है, उसको किसी खास एंगल पर दोनों समतल दर्पण को रखा गया है और उसके बीच जो फिगर बन रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं। जैसे यह एक समतल दर्पण है, एक दूसरा समतल दर्पण ये है, इसके बीच कोई वस्तु है, यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब पूछेगा इस ऑब्जेक्ट के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये पूछेगा, ये पूछता है क्वेश्चन। तो ये डिपेंड करता है कि ये दोनों समतल दर्पण आपस में कितने डिग्री एंगल पे जुड़े हुए हैं, कितने कोण पर दोनों आपस में झुके हुए हैं। ये दोनों दर्पण जहां मिल रहा है वो दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, उस पर ये नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करता है। दूसरा एक चीज इसमें दो तीन बिंदु याद रखने का चीज है कि दोनों सबसे पहला तो कि दोनों दर्पण कितने एंगल पर, दोनों दर्पण कितने कोण पर मिल रहे हैं। दोनों दर्पण के बीच का कोण ये हमेशा एक फैक्टर होता है। जैसे हम मानते हैं ये 100 डिग्री पर एक झुका हुआ है, ये एक दूसरे से 100 डिग्री पर मिल रहे हैं, 90 से अधिक, देखने से भी लग रहा है 90 से अधिक। हम मानते हैं यदि 100 डिग्री पर ये दर्पण दोनों आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है, इसके बीच रखा हुआ है ये एक वस्तु, तो इसमें पूछेगा कि कितने इमेजेस बनेंगे। तो वो उसका एक सूत्र होता है, दो दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब यदि निकालना है तो ये होगा 360 और बाई दोनों दर्पण के बीच का कोण, दोनों दर्पण के बीच का कोण। और केवल इतना ही नहीं, इससे आगे भी होता है। जैसे इस केस में साथ में इससे और कुछ आगे कंडीशन है। सबसे पहले हम इस एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे मानते हैं कि ये टोटल ये दोनों दर्पण है, इस दर्पण दोनों आपस में 100 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं और इसके बीच ये है। तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 360 और बट्टा 100, यानी कितना हुआ 3.6। क्या आपने देखा है कि किसी भी इमेजेस, किसी का इमेजेस पॉइंट में हो या बट्टा में हो, ऐसा नहीं होता है। इसका जो पूर्ण अंक है, डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड का जो अंक है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस उतने होंगे, इतने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 बनेंगे। इससे भी आगे एक और फैक्ट है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो दर्पण आपस में मिल रहे हों तो वहां जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा वो हमेशा नंबर ऑफ ऑड, वो नंबर हमेशा ऑड ही प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। यदि सम प्राप्त हो रहा है तो उसको भी हम विषम ही बना लेंगे। जैसे यहाँ 3 है, यदि हम मानते हैं दो दर्पण रहता है जो 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, अब यहाँ कोई वस्तु हम रख दिए, अब पूछेगा ये एंगल कहता है दोनों दर्पण 90 डिग्री पर मिल रहा है, तो यहाँ जो पूछेगा कि यहाँ जो है जो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 360
और बाई बीच का एंगल कितना है 90, घटाएंगे कितना आएगा 4। लेकिन अभी मैंने कहा कि हमेशा जो आंसर आपका होगा वो एक तो याद रखना है कि पूर्ण संख्या आ गया तो पूर्ण संख्या, लेकिन उसमें भी विषम संख्या, पूर्ण संख्या सम संख्या यदि आता है जैसे यहाँ आ गया इस केस में, तो अब हमारा आंसर उसमें से एक कम कर दीजिए यानी 3, इसमें भी आपका 3 ही प्रतिबिंब बनेगा, 4 नहीं बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है। यदि बीच का संख्या, यदि बीच का एंगल 360 में भाग दे उस बीच के एंगल से, यदि वो डेसिमल में आता है तो उसके पूर्ण, और पूर्ण अंक में भी विषम संख्या, यदि सम संख्या आता है तो -1 कर दीजिए, और जो सम संख्या आता है, सॉरी विषम संख्या आता है वही आपका आंसर होगा। यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और होगा, ट्विस्ट ये होगा, कहेगा इस दोनों दर्पण के एंगल के बीच के एंगल के समद्विभाजक पर वस्तु, यानी वस्तु यदि ठीक 45 डिग्री, यदि हम कर रहे हैं ये दोनों दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिल रहे हैं और इस दोनों का समद्विभाजक कितना 45 डिग्री होगा, यदि 45 डिग्री पर ही वस्तु रखा हुआ हो, तो अब यहाँ फिर थोड़ा सा अलग कंडीशन बन जाता है। यदि दर्पण में वस्तु यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहीं भी रहे, तो हमारा ये फॉर्मूला लागू होगा 360 बाई दोनों के बीच का एंगल, और वो हमेशा ध्यान देंगे कि पूर्ण संख्या और साथ में विषम संख्या होना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो डेसिमल के बाद को हटा देंगे, यदि बावजूद उसके वो सम संख्या आ रहा है तो उसमें से -1 करके विषम बना देंगे। एक दूसरा कंडीशन आता है कि यदि समद्विभाजक पर हो, तो समद्विभाजक पर होगा तो ध्यान रखेंगे कि अब हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो इवन नंबर ही होगा और नहीं होगा। जैसे इस केस में हम देखते हैं, यदि हम कहेंगे कि दो मिरर एक दूसरे से 90 पर मिल रहे हैं और इसके ठीक बीचों बीच में वस्तु रखा हुआ है, इन दोनों मिरर के ठीक बीचों बीच में वस्तु रखा गया है, या वस्तु 45 डिग्री पर रखा गया, बात वही हुआ 45 डिग्री का मतलब 90 डिग्री पर झुका हुआ है, 45 डिग्री का मतलब ठीक बीचों बीच रखा हुआ है। बात एक ही है, बात को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात को पकड़ने की जरूरत होती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। थीम एक ही है लेकिन इस बात को दो ढंग से दे सकता है। तो वहां भी हम देखेंगे कि इस बीच का एंगल 90 का हाफ 45 डिग्री होता है, चाहे 45 डिग्री का है चाहे बीच में का है। अब यहाँ कंडीशन, ये कंडीशन लागू नहीं होगा, ये कंडीशन नॉर्मल वे में होता है, ठीक बीच में नहीं हो तो ये कंडीशन विषम संख्या में उसका आंसर, यदि ठीक बीचों बीच में हो तो अब थोड़ा सा कंडीशन बढ़ जाता है। कंडीशन ये होता है कि अब जो हमारा आंसर होगा वो इवन नंबर में होगा, यानी 360/90 कटाएंगे तो आ जाएगा 4, हमारा आंसर सीधा सीधा 4 होगा। यदि हम ऐसे लेंगे कि हमारा यदि ऑड नंबर में आ रहा हो तो -1 कर देंगे। जैसे हम मानते हैं कि इस दो के बीच का एंगल, ये दो मिरर मानते हैं, इस दो के बीच का एंगल है आपका 40 डिग्री, और हम कह रहे हैं कि वस्तु जो रखे हुए हैं, कोई भी यहाँ वस्तु रखे हैं वो ठीक बीचों बीच में रखे हुए हैं, यानी 20 डिग्री पर रखे हुए हैं, 20 डिग्री पर हम वस्तु रखे हैं। अब देखते हैं, अब फिर इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम देखेंगे कि इस बीच में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं 360 बाई दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना 40 डिग्री, कटाएंगे तो आएगा 9। हमारा आंसर तो 9 आ रहा है, लेकिन हमने अभी जस्ट बोला है कि यदि वस्तु यहाँ 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 20 के अलावा 21 डिग्री पर वस्तु होता तो हमारा आंसर 9 हो जाता, यदि 25 डिग्री पर वस्तु होता तो हमारा आंसर 9 हो जाता, सॉरी 9 नहीं होता तब तो फिर अलग। हाँ, एंगल तो दोनों के बीच का 40 ही है, हम वस्तु केवल इधर से उधर कर रहे हैं, मिरर तो अपने समान अक्ष पर ही झुके हुए हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली 9 होगा। लेकिन वस्तु यदि ठीक बीचों बीच में होगा तो फिर ये कंडीशन उलट जाएगा। अब हमारा बीच में हम कह रहे हैं कि यदि वस्तु दोनों के कोण समद्विभाजक पर हो तो हमारा आंसर हर हाल में इवन आना चाहिए। यदि हमारा आंसर 9 आ रहा है तो 9 - 1 = 8, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे 8 बनेंगे। तो हम चाहेंगे कि प्रकाश
चैप्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को देखिए, एक बार में यदि क्लियर नहीं होता है एक से अधिक बार देखिए, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इतने कॉन्सेप्ट के बाद आज मैंने केवल समतल दर्पण से परावर्तन बताया है, इसके अन्य भी गुण है, अपवर्तन है, साथ ही गोलीय दर्पण है, उसके अलावे दर्पण से आगे लेंस है, मनुष्य का आंख है उसमें अवस्थित लेंस है, उसके अलावे कुछ यंत्र है जिसमें लेंस का उपयोग होता है। इन सारे बिंदुओं पर फोकस करेंगे। ये एक क्लास में समाप्त होने की चीज नहीं है, 2-3 क्लास इसका चलेगा प्रकाश का, लेकिन इसकी महत्ता, इसका इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप प्रकाश चैप्टर पर को कंठस्थ करिए। इसमें रटने का चीज नहीं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए और इसका बेनिफिट अपने एग्जाम में लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।